हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल्टा क्लासेज में। उम्मीद है आप मस्त स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से शुरू करने जा रहा हूं मैं एक नया सीरीज क्लास 10 के लिए और चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी। पूरा क्लास 10 का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सिलेबस धीरे धीरे करके मैं इस चैनल पे कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा सिलेबस आप आराम से नोटिफिकेशन के साथ कवर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। आप एस चांद बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप एक बार रीडिंग डाल सकते हैं ताकि उसमें जो एग्जाम्पल दिया रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो उससे कवर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। लेकिन आपको पूरा डिटेल अगर जानना है, कुछ न्यूमेरिकल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो आप सीखे हैं उसका आप रिवीजन कर सके, है ना, अपने आप अंदर क्वेश्चन बना सके, तो उसके लिए आपको एस चांद फॉलो करना चाहिए। एस चांद से क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है, जो कंसेप्ट आप सीखे हैं उसको आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। कई बार क्या होता है, कंसेप्ट तो आप जानते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। और इस साल का आप क्वेश्चन देखे होंगे अगर साइंस का, तो उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन आप सॉल्व किए आप अटेम्प्ट तो कर लेंगे पूरा, लेकिन जो आंसर चाहिए सटीक आंसर वो नहीं आएगा। और एक बात कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जो भी आपका थ्योरी बेस्ड, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट ये नहीं कि फॉर्मूला लिखिए, है ना, उस पर पुट कीजिए वैल्यू, उसका कैलकुलेट कीजिए, आंसर लाइए, वो नहीं। जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को करने के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस तरह के, उसको आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है पूरे साल कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करना है इस बार, क्योंकि सिलेबस तो वही है लेकिन जो पैटर्न है एग्ज़ाम का क्वेश्चन का वो चेंज हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और न्यूमेरिकल है। अच्छा, एक बात बता दूं कि इसमें न्यूमेरिकल कौन कौन चैप्टर में आने वाला है। तो एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका जो लाइट है ना, एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर का नाम रहेगा लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों कवर है। लेकिन एस चांद में देखिएगा तो लाइट को दो पार्ट में, मतलब दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरे का नाम रखा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और तीसरा भी इसका पार्ट किया गया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन अभी न्यूमेरिकल का बात हो रहा है तो तीन चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन तीनों में आपको न्यूमेरिकल बनाने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपका ये तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये भी थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ये भी लेंदी है और ये भी लेंदी, मतलब तीनों लंबा ही चैप्टर है, टाइम लेगा आपका। और न्यूमेरिकल बहुत सारा फार्मूला आएगा, इसमें करीब करीब 10-12 फार्मूला आएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला पहले मैं बता दूंगा कौन कौन फार्मूला आपका चैप्टर में आएगा, फिर क्लास हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर आपका शुरू करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड लाइट। जो दूसरा चैप्टर है सेकेंड, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है 10 क्लास में, बाद में 12 में फिर जाके न्यूमेरिकल इसमें भी आ जाता है। तो ये थियोरेटिकल है, ठीक है, और थोड़ा इजी भी है। सिलेबस इसका कुछ कम किया गया है, इस बार का सिलेबस अभी आया तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोर्शन हटा है और कौन कौन नहीं हटा है। तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ, और फिफ्थ हो गया ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर है आपका फिजिक्स में। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, कौन कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में पहले आएगा, उस फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। सबसे फार्मूला जो पहला आएगा, फर्स्ट फार्मूला, वो होगा आपका Q इज इक्वल टू NE। आप एक कॉपी में लिख सकते हैं, इसको लिख के दीवार में चिपका लीजिए, के स्टडी टेबल पे रख दीजिए या कहीं भी कॉपी में लिख लीजिए, इसको देखिए तो याद हो जाएगा फार्मूला। I इज इक्वल टू Q/T। अगर याद नहीं हो रहा है तो कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसी से याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। I इज इक्वल टू Q/T। तीसरा हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। इसको आप फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो इसको लिख सकते हैं NE/T। क्यों है, क्या है, सब ये अभी सीखेंगे तुरंत, बस 2 मिनट के बाद। V इज इक्वल टू हो गया W/Q। उसके बाद आएगा ओम्स लॉ, एक नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। अगर पढ़े हैं तो पता होगा आपको, नहीं पढ़े तो हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ आपको पीछा नहीं छोड़ेगा 12 क्लास तक। V इज इक्वल टू हो गया IR। उसके बाद आएगा R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस सिंबल को पढ़ा जाता है रो,
ठीक है। और क्या नाम है इसका, तो रेसिस्टिविटी, वो हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। ये हो गया आर। इसी में आएगा चेंज वाला एक फिगर, क्वेश्चन आता है कि लेंथ चेंज हो जाए, तो ये फिगर फॉर्मूला आएगा आर इज इक्वल टू, तो उसमें लिखेंगे आर डैश बाई आर इज इक्वल टू, अब ये क्या है वो सब कॉन्सेप्ट के समय, एल डैश बाई एल। 7th नंबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, यही सब सेम फॉर्मूला है, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू ए बाई ए डैश, ठीक है। और इसी से 8th फॉर्मूला अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू एल डैश ए डिवाइडेड बाई ए डैश एल, ये फॉर्मूला एक बनेगा 8th नंबर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर फॉर्मूला जो है आपका वो बनेगा आपका कि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। हालांकि ये फॉर्मूला का यूज़ नहीं होगा, इससे हम डिराइव करके दूसरे फॉर्मूला को लाएंगे, जो मेन फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका वी आई, और 11th नंबर फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, और 12th नंबर फार्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये सारा फार्मूला एक जैसा है, यहाँ पे ये फार्मूला एक जैसा है, क्योंकि सब रेसिस्टेंस ही निकाल रहा है, सब पावर निकाल रहा है। और लास्ट जो फार्मूला आएगा आपका एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका हो जाएगा लास्ट फार्मूला। यही फार्मूला है इस चैप्टर में, इसी पे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फार्मूला, अच्छा एक और छूट गया, 14th नंबर पैरेलल ग्रुपिंग। अगर हो पैरेलल ग्रुपिंग कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े नहीं है, तो समझ में कहाँ से आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पैरेलल के लिए हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये एक फार्मूला हो जाएगा। और एक और फार्मूला है 1r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सीरीज के लिए, ये हो जाएगा आपका सीरीज के लिए। तो ये 15 क्वेश्चन फार्मूला हो गया, 15 फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा, इन दोनों को डिराइव करेंगे। ये सब भी लगभग डिराइव ही होगा, है ना। बनाएंगे फार्मूला, कहाँ से आया, कुछ थ्योरी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप लिख लीजिए एक पेज पे, यही आपका एक चैप्टर है। इसी चैप्टर में इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा इसमें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा यहाँ से, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी टाइप का है, एनर्जी है, ये टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड टाइप ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। और ये एनर्जी का फॉर्म कैसे बनता है, जैसे कि लाइट, तो लाइट एनर्जी का फॉर्म है, कैसे बनता है, तो उसमें कुछ पैकेट होता है, पार्टिकल्स होता है, जिसके पास फिक्स एनर्जी होता है, और उस पैकेट का नाम दिया गया है फोटोन। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक टाइप है एनर्जी का। तो एनर्जी का टाइप क्या है, तो एनर्जी किससे बना है आखिर, तो ये बना है एनर्जी चार्ज के फ्लो से। मतलब चार्ज जब एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू करता है तो वो अपने साथ कुछ एनर्जी भी ले जाता है, और उसी एनर्जी को नाम क्या दे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से होगा, अगर चार्ज कहीं पर रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे अलग, तो उसका नाम हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इस पर हम पेन को क्या किए, बाल में घिस दिए, चार्ज इस पर आ गया, सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, चार्ज यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो बादल अपना है, बादल में जो चार्ज होता है, ठीक है, तो वहाँ भी चार्ज जो होता है उसको हम लोग भी कौन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो एक जगह से फ्लो होकर दूसरे जगह जाएगा। जैसे वायर है, हम लोग का कंडक्टर है, तो उस वायर में क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो चार्ज भी फ्लो हो रहा है, तो अपने साथ एनर्जी भी ले जा रहा है, उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आगे का टॉपिक है। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी समझिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी की मदद से हम लोग कोई भी मशीन को, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चला सकते हैं, ये हो गया। और जो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे बना है, तो चार्ज से, तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा पहला पॉइंट, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सोचिए कि चार्ज होता क्या है आखिर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि चार्ज क्या है, तो आप चार्ज को एनर्जी भी नहीं बोल सकते हैं, चार्ज को कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फील होता है, ये फील हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण जिस ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज आता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण इट अट्रैक्ट और रिपेल
another ऑब्जेक्ट। मतलब पहला ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज होगा तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब चार्ज जो है दो तरह का होता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला चार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मान लिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, एनोड रे, और कैथोड रे और एनोड रे से जब आया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ, तो वहीं से पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, तो प्रोटॉन पे, और नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, तो इलेक्ट्रॉन पे। इन दोनों पे चार्ज मान लिया गया। और जो तीसरा पार्टिकल था हमारा वो था आपका न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर हमको बात करना हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इकट्ठा एक साथ क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट, न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस में रहने वाले दोनों पार्टिकल को, फंडामेंटल पार्टिकल है 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में, इसलिए इसका नाम है, दोनों को इकट्ठा बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जैसे माता पिता को पेरेंट्स, जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल, तो उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। चार्ज समझ में आ गया होगा। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है। दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोटॉन पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज। अमाउंट कितना है इसका, मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड आज से जहाँ भी आए वर्ड समझ लीजिए उसका मतलब वैल्यू, अमाउंट। तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। याद कर लीजिए, चार्ज जो पढ़ रहे हैं उसका एसआई यूनिट कूलम्ब है। मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद मास का अगर बात किया जाए, मास, तो मास इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ग्राम में कह दे बदलने के लिए तो केजी, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 9.1 में, और जो 31 है पावर, इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9.1, और 31 में से 3 गया तो 28 और 3 31, इतना ये ग्राम हो गया। ग्राम का कन्वर्जन भी आपको आना पड़ेगा। अब धीरे धीरे यूनिट का कन्वर्जन आप लोग सीखते जाएंगे ताकि आगे हेल्प करे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया और मास हो गया। अब देखिए, यही जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इस चार्ज को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, और ई उसको बोलते हैं। चार्ज का सिंबल क्या है, ई। इस अमाउंट को बार बार ना लिखा जाए उसके लिए हम लोग ई से चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई फॉर है ये चार्ज, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। अगर एग्जैक्ट होता तो ये भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, और ये क्या होता है, रेशनल, इर्रेशनल। लेकिन 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो जब इसका ही वैल्यू ये है तो ये भी इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, तो उसी तरह ई का वैल्यू कितना लेंगे, इतना लेंगे। और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, निगेटिव में आता है, तो इसलिए माइनस ई भी बोलते हैं। और ई का नाम हो जाता है यहाँ पर, ई बराबर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में। देखिए, अगला है सेकंड नंबर प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का है, कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी फॉर कूलम्ब। ठीक है, स्पेलिंग हो जाएगा COULOMB, कूलम्ब। सब चीज़ याद रखते जाना है, नया चीज़ है। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड के बाद क्या लिखे थे, इसका मास, तो यहाँ भी इसका मास लिख लेंगे। मास इसका होता है, वहाँ था 9.1, यहाँ है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अभी कंपेयर करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, इस अमाउंट को हम लोग ई बोलते हैं। तो कितना ई, ई प्लस ई। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसके बाद मास हो गया। अब आते हैं तीसरा जो हमारा बच गया है, वो है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, इसका नेचर क्या है, न्यूट्रल। और मैग्नीट्यूड क्या है उसका, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जब चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो 0 कूलम।
और मास का बारी आया तो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पे कंपेयर करना है हम लोग को कि मास किसका किसका ज़्यादा है। एक मास यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है। तो बताइए तीनों मास में कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो यहाँ देखेंगे आगे 1.67 और यहाँ 9.1, तो इससे देख के तो लगेगा कि यही वैल्यू बड़ा है। लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पावर -31 है, यहाँ पावर -27। अब -31 और -27 में कौन बड़ा हुआ, तो ये पावर ज़्यादा बड़ा हुआ, इसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास बड़ा होता है, न्यूट्रॉन का मास भी बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। तो इसके मास को हम लोग क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कब, जब एक एटम का मास निकालते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एटम का मास निकालते समय सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है, इसलिए मास का आप देखते होंगे डबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन का नंबर 6 है, इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन के मास को 1 मान लिया गया, इस मास को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो कितना प्रोटॉन हुआ, 6, तो 6 मास हो गया इसका, और 6 न्यूट्रॉन तो प्लस फिर से 6 तो 12 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो 6 होगा इसमें, लेकिन इसके मास को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्का है, मास इसका बहुत कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये हो गया आपका डेटा। आपको ये याद रखना है इस चैप्टर के लिए ई का वैल्यू। ठीक है, ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होता है कन्वेंशनल चार्ज, है ना, कन्वेंशनल चार्ज। अब वो तो हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अगर कन्वेंशनल चार्ज का मतलब पूछा जाए कि क्या चार्ज है, तो ये जो ओल्डेस्ट चार्ज, मतलब पुराने ज़माना में जो सबसे पहले जब स्टडी स्टार्ट हुआ होगा उसी समय, क्योंकि चार्ज तो दिखता नहीं है, प्रॉपर्टी है, उस समय जो चार्ज को मान लिया गया उसी चार्ज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल चार्ज। ठीक है, मान लिया गया, ये दिख नहीं रहा है फिर भी मान लिया गया है। कैसे माना गया, तो बोला गया कि जब इबोनाइट रॉड, एक रॉड होता है इबोनाइट रॉड, इसको रगड़ा गया फर के साथ, मतलब आप समझ सकते हैं बाल, हेयर, सिल्क ऐसे के साथ रगड़ा गया, तो इबोनाइट पे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे फर पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। जैसे बाल में इसको घिसेंगे कुछ चार्ज इस पे आएगा, कुछ चार्ज बाल पे आएगा, तो वही चार्ज यहाँ इबोनाइट और फर पे आ रहा है। तो इबोनाइट वाले चार्ज को क्या मान लिया गया, नेगेटिव, और फर वाले को क्या मान लिया गया, पॉजिटिव। इसी चार्ज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल चार्ज। द चार्ज ऑन इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ फर इज नोन एज कन्वेंशनल चार्ज। उसी तरह फिर से एक और किया गया एक्सपेरिमेंट, ग्लास रॉड को रगड़ा गया, रब किया गया सिल्क के साथ। ठीक है, इसके साथ फ्रिक्शन कराया गया, तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया उस बार पॉजिटिव था और सिल्क पे कैसा था, नेगेटिव चार्ज। ये भी एक कन्वेंशनल चार्ज है, ये भी पहले से ही मान के रख लिया गया है, क्योंकि ये कन्वेंशनल है। क्या मतलब इसका, कि ये ओल्डेस्ट चार्ज है, बहुत पहले से ही चार्ज है, तो इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया गया है। ये हो गया आपका कन्वेंशनल चार्ज का मतलब, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे, देखिए मान लीजिए कि पेन को हम, है ना, ये पेन है, इसको हम लोग कहीं से रगड़ के लाए, ठीक है, इसको रब करके लाए कहाँ से, हेयर से, और इस पर चार्ज आ चुका है, कोई चार्ज आ गया, चार्ज दिख नहीं रहा है, चार्ज है दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर चिपक जाता है, तो हम दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इबोनाइट रॉड जो हम किसके साथ रब किए थे, फर के साथ, उसके पास ले जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, चिपक जाए, इबोनाइट रॉड और हेयर, इबोनाइट रॉड और हेयर, तो समझ जाएंगे कि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगा, रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में, इबोनाइट रॉड और हेयर के बीच में, सॉरी पेन के बीच में, तो समझ जाएंगे कि ये तो पहले से नेगेटिव था ही, क्योंकि ये किसके साथ रब किए थे, फर के साथ, तो इस पे भी कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, और एक दूसरा करेगा रिपेल। इस तरह से हम बाकी सब केस को पता लगा सकते हैं इन दोनों मदद से, इबोनाइट ग्लास रॉड से। आगे यूज करते हैं, कन्वेंशनल चार्ज हो गया, तो कन्वेंशनल चार्ज रेस्ट है। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ की सेम। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी, दो सिंपल प्रॉपर्टी है कि सेम चार्ज अगर रहे तो एक दूसरे को क्या करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब रिपल्सन होता है दो चार्ज के बीच में, सेम चार्ज के बीच में। सेम चार्ज को हम लोग सेम चार्ज भी कह सकते हैं, और दूसरा लाइक चार्ज कहते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम चार्ज दिए प्लस, रब करने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पे भी आ गया प्लस चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करने के बाद, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होना तय है। दूसरा है आपका
कि डिफरेंट चार्ज, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस, या फिर कह सकते हैं उसको अनलाइक चार्जेस, ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक पे चार्ज है माइनस और दूसरे पे चार्ज है प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का एक और बहुत सारा प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी के साथ चार्ज वेरी नहीं करता है, इनवेरिएंट होता है, तो वो सब आगे के क्लास का है। एक आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक हम हॉलो ऑब्जेक्ट ले लें, है ना, हॉलो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकता है, हम यहाँ स्फीयर लिए और ये बना हुआ है मेटल का, ठीक है। तो अगर हम इस पर चार्ज दे दें, प्लस चार्ज कहीं एक जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे एक जगह पे हमने यहाँ पे प्लस चार्ज इस पर दे दिया, ये प्लस चार्ज क्या होगा, एक दूसरे के बीच में रिपल्सन करना शुरू करेगा और अपने आप को चारों तरफ ये फैला लेगा। मतलब सारा चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा आउटर सरफेस पे ही, क्योंकि बाहर ढकेलना चाहेगा, बाहर जगह नहीं है, मेटल यहीं पे ख़त्म हो गया, तो यहीं पे पूरा पे चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी एक चार्ज है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसके कारण अंदर कोई भी मटेरियल अगर रखा हुआ रहेगा आपका, है ना, कोई भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट, वो बच जाएगा उस चार्ज से, चार्ज का उस पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का ट्रांसफर क्या होता है, तो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा उसमें क्या करना है कि मान लेना है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दोनों पहले से न्यूट्रल था, न्यूट्रल होने का क्या कंडीशन है, तो न्यूट्रल होने का कंडीशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इस पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन। तो मान लीजिए इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 10 प्रोटॉन, इसमें कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन। जब इक्वल नंबर है तो दोनों एक दूसरे के साथ कोई चार्ज में नहीं है, मतलब न्यूट्रल है दोनों। अब क्या हुआ, दोनों को हम लोगों ने रब किया, एक दूसरे के साथ घिस दिया। तो घिसने के बाद क्या होगा कि मान लेते हैं कि ए का इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफ़र होकर चला गया बी में, ठीक है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन का पहले क्वांटिटी देखते हैं, ये वापस इस वाले पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसी को हम बोलते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ई हो जाएगा चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, पी फॉर प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज मतलब ई, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 ई, और माइनस क्योंकि ये नेगेटिव होता है। उसी तरह 10 प्रोटॉन है तो 10 ई हो गया इस पे चार्ज, और वो हो गया कितना, प्लस। तो माइनस प्लस कैंसिल करके क्या हो गया, 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस वाले पे भी वही कंडीशन, 12 इलेक्ट्रॉन तो -12 ई, और 12 प्रोटॉन तो +12 ई, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, 0 काट दिया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या करना है, दोनों न्यूट्रल है तो रब करने के बाद ए अपना इलेक्ट्रॉन कुछ लूज़ किया, कुछ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ए से किस में चला गया, बी में। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा तो खुद के साथ वो चार्ज लेके जाएगा। कितना चार्ज लेके जाएगा इसमें से इसमें, तो ई चार्ज लेके जाएगा, ई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। अब इस क्वांटिटी को देखते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन था 10, अब बचा 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 10 का 10 ही रहा, तो 9 इलेक्ट्रॉन के कारण -9 ई, और 10 प्रोटॉन जो पहले था 10 प्रोटॉन उस पर प्लस, तो इस पर भी प्लस, घटा लेंगे इसको तो प्लस ई चार्ज आ गया। ये किसका बात हुआ, ए का। बी वाले पे देखते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन था 12 तो -12 ई चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो ये हो गया टोटल 13, और यहाँ प्रोटॉन कितना था पहले से 12, तो +12 और ये -13, घटाएंगे -ई, तो ये क्या किया था इलेक्ट्रॉन गेन, और ये क्या किया था इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण प्लस चार्ज, तो इस पर आ गया +ई चार्ज। गेन करने के कारण -ई चार्ज, ठीक है। तो गेन करने के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और लूज करने के कारण प्लस चार्ज आता है। ये हो गया आपका 9th का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन गया था तो 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 ई, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ई, तो n इलेक्ट्रॉन n ई। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 ई, इसी तरह से जितना n इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ई। तो हम क्या कहें कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो क्या लिखे,
कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज डेवलप, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, कुछ प्लस होता है और कुछ माइनस होता है। ठीक है, यहाँ से क्या प्रॉपर्टी देखें कि जो लूज करता है ना, द ऑब्जेक्ट विच लूज, द ऑब्जेक्ट विच लूज इज इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा लूज करने के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और द ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हो गया बात की लूज करने और गेन करने के कारण कैसे हुआ वो समझाया मैंने यहाँ। अब आते हैं कि इस पर अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट अभी हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो ई आया था, दो तो दो ई, तीन तो तीन ई, चार तो चार ई, और माइनस प्लस वो आपको देख लेना है कि लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो अगर हम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, एन ई। एन ई गेन करने वाले पे, जो गेन कर रहा था उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस एन ई। जो लूज कर रहा था प्लस एन ई। तो फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला बन गया कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज जो प्रोड्यूस होता है किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो ट्रांसफर चार्ज का हो रहा है, तो वहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन ई। और चार्ज को सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, तो क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया एन ई। वही फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, क्यू इज इक्वल टू एन ई। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज दे दे, ई तो पता ही है आपको 1.6 वाला, और एन निकालने कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू निकालने बोल दे, तो हम क्या करेंगे, ई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एक फार्मूला से दूसरा ड्राइव हो गया, ई बराबर नहीं आएगा क्योंकि ई का तो वैल्यू हम लोग को पता ही है। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दो तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो कितना चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर n कितना है, n चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब क्यू पूछा जा रहा है आपसे, और ई का वैल्यू आपको पता होता है पहले से, 19 होगा पावर में। तो फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, एन ई, एन कितना हो गया 5, और ई हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 पचे 80, 8.0 एक पॉइंट था, और 10 के पावर कितना हो गया माइनस 19 कूलम। इतना कूलम जो है चार्ज डेवलप होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है तो 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 माइनस 19 कूलम भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिर से, हाउ मच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस या प्लस, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस में रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कितना चार्ज डेवलप होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद यहाँ से मिलाइए। तो क्या कह रहा है कि n जो है आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5, इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब q पूछा जा रहा है आपसे, q इज इक्वल टू वॉट, तो q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन ई है। n कितना है आपका, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5, और e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो नंबर है उस नंबर का अपना गुना होगा नंबर के साथ, और जो 10 का पावर है वो 10 के पावर के साथ। तो 32 में 16 से गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, और ये हो गया 2 और ये 3, 2 9 2 11, और 3 1 4 1 512। तो क्या हो गया ये 512, और पॉइंट यहाँ 1 के पहले और यहाँ 1 के पहले, तो 2 के पहले यहाँ पॉइंट हो गया, और इंटू 10 टू द पावर 19 में से 5 गया माइनस 14। इतना कूलम्ब चार्ज जो है प्रोड्यूस होगा कब, जब इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको क्या निकालने कह देगा, n, उसको कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि टू प्रोड्यूस मान लीजिए कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस
5 कूलम्ब ऑफ चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। सेंटेंस चेंज हो गया इस बार, इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड पूछा, सेम चीज़ जा रहा है। इसको सॉल्व करके देखिए क्या होगा। तो क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस इतना कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहा है कितना, तो Q इज इक्वल टू दे दिया है, Q इज इक्वल टू क्या दे दिया है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है n। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा n इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था Ne, और उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया था n इज इक्वल टू E, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा E। Q कितना दिया हुआ है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻5, और E कितना दिया हुआ है, तो E दिया हुआ है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये याद रखना होगा आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ से 16 दूनी 32, ये 2 से कट गया, और 19 जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट घट सकता है, लेकिन नहीं आता है अगर, तो 19 ऊपर जाएगा, और ऊपर पहले से -5 है, 19 का पावर माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, कितना चार्ज बनाने के लिए, इतना चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है हमेशा, उस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस पे क्वेश्चन खत्म हो गया, इस फॉर्मूले पे है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर कह दे कि 1 कूलम्ब चार्ज आपको प्रोड्यूस करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा, 1 कूलम्ब मात्र। अभी अगर आपको बोला जाए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चाहिए, तो आप कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो अगर 1 कूलम्ब आ जाए तो यूनिटरी मेथड से इसको बना सकते हैं। ये कूलम्ब और ये वाला कूलम्ब दोनों में बड़ा कौन है, ये एक बड़ा है। इसका मतलब इससे इसको जाने के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, तो ये भी वैल्यू नीचे आएगा तो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 नहीं होगा, 1 से बहुत ज़्यादा होगा। कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब आपसे n पूछा जा रहा है। प्रोड्यूस 1 कूलम्ब, चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे 1 कूलम्ब, और E का वैल्यू आपको पता है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी, Q/E, n इज इक्वल टू Q/E। तो Q का फॉर्मूला कितना हो गया, Q 1, और E का हो गया वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर से क्या बन जाएगा, प्लस। पॉइंट यहाँ है, उसको हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, 1 के पहले पॉइंट है, और 19 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 10 के पावर 19 ऊपर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 5, और इसको काट लेंगे 8, 5 अपॉन कितना आ गया, 5/8 इंटू 10⁻19। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे 5 में। अब देखिए 5 के बाद हमारे पास कितना जीरो है, 19, जितना जीरो चाहे हम उतना यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जितना आप चाहिए यूज़ कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 ये हो गया, और 0 एक और ले लेंगे तो 8 बचे 40, ख़त्म कहानी। कितना लगा, 625। अब जीरो देखते हैं कितना यूज़ हुआ, 1 0 यहाँ यूज़ हुआ, 1 0 यहाँ यूज़ हुआ, और 1 0 यहाँ यूज़ हुआ, तो कितना जीरो यूज़ हुआ, 3 0 यूज़ हो रहा है। 19 में से 3 0 यूज़ हो रहा है, तो कितना बचेगा, तो 10 के पावर 16, और वैल्यू कितना आया 625। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आपका आंसर है, इतना इलेक्ट्रॉन आंसर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिखना होगा। तो 6 पॉइंट क्या करेंगे, 25, मतलब एक डिजिट आगे छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ 16, और 2 को पॉइंट इसका वाला, तो 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन लगेगा कितना कूलम्ब बनाने के लिए, 1 कूलम्ब। तो 2 कूलम्ब के लिए क्या होना चाहिए आंसर, अगर 2 कूलम्ब पूछ दे इसी क्वेश्चन में, 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 6.25 इंटू 10 टू द पावर इतना में गुना कर देंगे, यही आपका इतना इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन यह हो गया आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल समझने के लिए आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा आपको, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और हम लोग समझेंगे इसको पोटेंशियल। जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करते करते।